नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कश्मीर पर पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस बार तो शहर भी पाकिस्तान का था और मंच भी, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान को लताड़ झेलनी पड़ी। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को पाकिस्तान दौरे पर बुलाया था। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद शहबाज शरीफ को कश्मीर की याद आ गई। शहबाज शरीफ ने बिना इब्राहिम रईसी से पूछे ही कह दिया कि कश्मीर पर वो रईसी के पाकिस्तान का समर्थन करने पर शुक्रगुजार है, लेकिन इब्राहिम रईसी ने शहबाज शरीफ की बात को तवज्जो ही नहीं दी। रईसी ने गाजा और फिलिस्तीन के नागरिकों का तो समर्थन किया और उस जंग को भी जारी रखने की बात की, लेकिन कश्मीर पर भारत से दोस्ती निभाई। रईसी ने एक बार भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया और शहबाज शरीफ रईसी का मुंह ताकते रह गए। देखिए रिपोर्ट। भारत से निभाई दोस्ती, पाकिस्तान की गजब बेइज्जती। शरीफ का कश्मीर विलाप, रईसी का दो टूक जवाब। भारत मजबूत साझेदार, इस्लामाबाद बिल्कुल बेकार। इस्लामाबाद में ही हुई है शहबाज शरीफ की बेइज्जती। विदेशी मेहमान ने शहबाज को उसी के देश में, उसी की मीडिया के सामने पाकिस्तान की औकात बता दी और साफ कर दिया कि पाकिस्तान चाहे भेड़ की खाल ओढ़ ले, लेकिन उसकी सच्चाई दुनिया को पता है। जो भारत का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का है। नहीं सुनना पाकिस्तान का किस्सा, कश्मीर सिर्फ भारत का हिस्सा। मंच शहबाज शरीफ का था, शहर शहबाज का था, मेहमान था ईरान। लेकिन मेहमान ने ही पाकिस्तान को आसान भाषा में समझा दिया, ये बता दिया कि ज्यादा 3-5 करोगे तो कोई भी साथ नहीं रहेगा। कश्मीर पर कुछ भी बोलोगे तो सस्ते दामों पर मिलने वाली गैस भी नहीं मिलेगी और दुनिया भर में जो बेइज्जती होगी वो भी झेलनी होगी। पाकिस्तान को ये समझा दिया कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बोलनी चाहिए, हर बात में कश्मीर को शामिल नहीं करना चाहिए। कश्मीर पर पाकिस्तान हुआ पस्त, रईसी ने शरीफ को लताड़ा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर थे। इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए शहबाज शरीफ ने मजबूरन रईसी को अपने देश में बुलाया था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पूरी करने की प्रतिबद्धता जताना शहबाज की मजबूरी है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता के बाद शहबाज को कश्मीर की याद आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि गाजा में मौजूदा हालात कश्मीर जैसे हैं और कश्मीर के हित में आवाज उठाने के लिए मैं आपका और ईरान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। शहबाज शरीफ ने अपना दांव चल दिया था और वो उत्सुकता से रईसी की तरफ देख रहा था। शरीफ को उम्मीद थी कि इब्राहिम रईसी भी उसके सुर में सुर मिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान भारत का साथी बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध के हालात बने हुए हैं। इजराइल भारत का पक्का दोस्त है और जो ईरान कभी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, उससे फिलहाल भारत तेल नहीं खरीदता है। उसके बावजूद ईरान भारत का साथी बना हुआ है। ये दुनिया में भारत की अहमियत को दिखाता है। तभी तो इब्राहिम रईसी ने शहबाज शरीफ को सीधे कह दिया कि फिलिस्तीन को तो ईरान का समर्थन जारी है, लेकिन कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। ईरान फिलिस्तीनियों के हित के लिए लड़ाई जारी रखेगा और फिलिस्तीन को मदद भी करता रहेगा। लेकिन रईसी ने कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं कहा और अब पाकिस्तानी मीडिया भी शहबाज शरीफ की बेइज्जती कर रहा है। भले ही पाकिस्तान अपने रिश्ते ईरान से सुधारना चाहता हो, लेकिन भारत से ईरान के रिश्ते अटूट हैं। रईसी के पाकिस्तान दौरे के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारत और ईरान के रिश्तों की बात की। एक्स पर लिखा कि भारत और ईरान के रिश्तों का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देश कॉमर्शियल कनेक्टिविटी और कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में ही मुंह की खानी पड़ी है। पूरी दुनिया उसे
ये समझा रही है कि कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। वैसे तो पाकिस्तान तमाम अलग अलग मंचों पर कश्मीर का लाग अलापता रहा है और उन सभी मंचों से पाकिस्तान को लताड़ पड़ती रही है, लेकिन आज खास बात थी, पाकिस्तान अपने ही देश में था और शहर भी अपना था, इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान का राग शहबाज शरीफ अलापते रहे, लेकिन एक शब्द तक नहीं कहा ईरान की तरफ से इब्राहिम रईसी ने। कैसे देखते हैं आप, और इसे भारत कैसे, तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते एक तरफ मजबूत है और एक अलग रिश्ता जो है वो भारत का रहा है। पाकिस्तान भले ही ईरान को ये कहता रहा हो कि हम एक साथ हैं, खड़े हैं, मदद कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों का तो बार बार जिक्र हुआ ईरान की तरफ से, लेकिन एक बार भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक यतीम मुल्क हो चुका है। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि जो उनकी कंट्री थी वो बेसिकली तो एक रेंट एंड आर्मी कंट्री थी। जब तक अमेरिका को जरूरत पड़ती थी उन्हें इस्तेमाल करता रहा, और उससे पहले वो चाइना की गोदी में जाके बैठ गए, तो खुद तो डूबे, चाइना को भी डुबा दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर। पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है। यूद और हनूद की नफरत को इतना दूर ले गए कि उस चक्कर में वो मुल्क ही बर्बाद हो गया है। अब हुआ क्या है कि अब दुनिया बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बदला है। अब ऑयल वाली कंट्रीज को भी समझ आ गया है कि अब ऑयल इतना जरूरी नहीं है, आगे ईवीज आनी शुरू हो गई हैं, जिस चीज से हम सब वाकिफ हैं। न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस आर बीइंग फॉर्म्ड, इकोनॉमिक अलायंसेस आर बीइंग फॉर्म्ड। वो अभी तक वही ढोल पीटे जा रहा है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और उस चक्कर में उसके अपने टुकड़े भी हो जाएंगे। क्योंकि देखो, बात यह है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो उन्हें हिंदुस्तान की 19% पॉपुलेशन मिली, 17% रिसोर्सेस मिले और 33% आर्मी मिल गई। अब जब इतनी बड़ी आर्मी मिल गई, GHQ, अब इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए दुश्मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब दुश्मन नहीं होगा तो आर्मी के पैसे कैसे जस्टिफाई करोगे। तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान को दुश्मन बनाना शुरू किया कि हमें मार देंगे, वो हमारे वजूद से खुश नहीं है। हमें तो फर्क नहीं पड़ा, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, पर वो इस नफरत को पालने के चक्कर में इतना बुरा फंस गए कि अब उनके इस्लामिक मुल्क भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे ईरान के साथ तो इतना बुरा फंसेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टोटली अमेरिका के ऊपर IMF पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर IMF लोन नहीं देगा तो पाकिस्तान में अगले दिन शायद बत्ती भी नहीं आएगी। और ये उनसे गैस लेना चाहते हैं, दे ऑलरेडी ओ मनी फॉर द गैस। और जब ये पाकिस्तान जैसे अमेरिका के नजदीक जाएगा तो अमेरिका इन पे सैंक्शंस लगा देगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी गैस इतनी एक्सपेंसिव है जिससे इन्फ्लेशन होती कि 44% जो पाकिस्तान की गैस है वो इंपोर्ट होती है। मतलब पेट्रोल की स्मगलिंग तो उस कंट्री में होती है जो ईरान के बॉर्डर से अंडर इनवॉइस होके आता है। मतलब ऐसी कंट्री है वो। तो अब आगे तो और बुरा फंसेंगे, क्योंकि अब दुनिया को समझ आ गया है कि अगर हिंदुस्तान से जो रिश्ता नहीं बनाएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये दूसरी बात कह रहा हूँ, वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल, सॉफ्ट पावर, 700 to 800 मिलियन की मिडिल क्लास कहां जाके ढूंढोगे अंडर वन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वेयर एंड स्पेशली फॉर द अमेरिकंस एंड द ब्रिटिश वेयर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो अब अगर दुनिया ने आगे बढ़ना तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो अपने तेवर दिखा ही रहा है, जो उनकी वुल्फ फॉर वॉरियर डिप्लोमेसी है। तो अब पाकिस्तान को ये चीज अभी भी नहीं समझ आ रही है, और ईरान ने उन्हें बड़े प्यार से समझा दिया, इतनी शांति से, कि भैया नो थैंक यू। तो पाकिस्तान इसी चीज में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान आबाद हो रहा है। बाकी अब मैं हिमांशु जी की बात सुनना चाहूंगा और लोगों को सुनना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो मैं किताब लिख सकता हूँ। और मैं एक बात और खुलासा करना चाहूंगा कि मेरे पिताजी की और मेरे दादा की पैदाइश ईरान से है। तो क्योंकि उस समय मतलब हमारा ईरान से इतना पुराना रिश्ता है कि सिख हमारे ग्रंथ के अंदर भी फारसी में लिखा गया है। तो पाकिस्तान तो कल का बच्चा है जो अभी
75-80 साल से पैदा हुआ है और एड पे और मोहताज रह रहा है। हमारे ईरान के साथ इतने पुराने लिंक हैं और हमने बहुत बढ़िया बैलेंस भी क्रिएट किया, जो हमारी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो हमारी अब इलेक्टेड डिस्पेंसेशन और जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने, ठीक है अमेरिका प्रेशर डालता है, पर हमने अपने रिलेशन रशिया से भी रखे और हमने ईरान से भी रखे हैं। तो पाकिस्तान को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बस सब होश में आ जाए। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, जिन बातों का जिक्र सुरेंद्र जी की तरफ से किया जा रहा है कि भाई तमाम देशों को ये पता चल गया है कि अगर आपके रिश्ते भारत के साथ अच्छे नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब इस्लामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान का ईरान साथ देता कश्मीर के मुद्दे पर नजर नहीं आ रहा है, तो इससे तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति इस वक्त है, जहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जहां पर खाने की चीज़ें लोगों के लिए आसानी से मुहैया नहीं हो पाती है, गरीबी है, और किस हद तक है ये हम देख रहे हैं, लगातार महंगाई वहां पर बढ़ रही है। ऐसे में कश्मीर का जिक्र करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस मिस्चीवियस तरीके से, एक शरारतपूर्ण तरीके से, डिसेप्टिव तरीके से ईरान के राष्ट्रपति के मुंह में जो है शब्द डालने की कोशिश की, उसको जाहिर है कि पाकिस्तान को ईरान ने मुंह की उनको खानी पड़ी है, और ईरान की तरफ से कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ईरान इस बात को जानता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय है वो भारत का आंतरिक विषय है, और जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच के आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसको भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से ही हल करना होगा। यही बात चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे विश्व के जो भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं, वो इस बात को पाकिस्तान से बार बार कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो एंटी इंडिया अप्रोच है, जो इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है, और जो इनकी जाहिर है कि तबाही और बर्बादी का एक बड़ा कारण है, मैं सोनल जी से पूरी तरह सहमत हूँ। आप देखिए तो बांग्लादेश जैसा जो राष्ट्र है वो बहुत बाद में जो उसका उद्भव हुआ, और बांग्लादेश ने अपने उत्थान और विकास पर पूरी नजर केंद्रित की, और आज बांग्लादेश की स्थिति देखिए तो लगातार बेहतर से बेहतर होती जा रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है उसका शुरू से रवैया सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध रहा है। भारत को किस तरीके से 1000 कट्स दिए जाएं, भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाएं, सारा फोकस उसका उसी पर होता है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान में जो आप जानते हैं कि वहाँ के जो वास्तविक शासक हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि वहाँ के जो आर्मी के जनरल और वहाँ की ISI है। जो आर्मी और ISI है वही पाकिस्तान को वास्तविक रूप से पर्दे के पीछे से रूल करती है, और जब वो पर्दे के पीछे से रूल नहीं कर पाते हैं तो पर्दे के सामने आ जाते हैं, तख्ता पलट हो जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी सत्ता को लगातार बनाए रखने के लिए, वहां की आर्मी और ISI की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया। वहां की चाहे वो विदेश नीति आप देखिए, चाहे वो रक्षा नीति देखिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति देखिए, चाहे वो सामरिक स्थिति देखिए, राजनीतिक स्थिति देखिए, सब कुछ दयनीय दिखाई देता है, सब कुछ डमाडोल दिखाई देता है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जब पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान उनकी कमजोरियों पर ना जाए, उनके फेलियर्स पर ना जाए, उससे अपने आप को बचाने के लिए भारत के विरोध का वो एजेंडा अपनाते हैं। भारत को टारगेट करके वो अपनी स्किन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अदूरदर्शी, अपरिपक्व और नकारात्मक रवैया है, उनको और अधिक रसातल में ले जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान आप देखिए, चाहे वर्तमान समय में अभी अमेरिका ने भी उसे जो है पाकिस्तान की जो एक वीक जो डिप्लोमेटिक उसके जो पोजीशनिंग होती है उसकी वजह से उसे हर एक महाशक्ति से मुंह की खानी पड़ती है। रशिया ने अभी उसके गेहूं के लेकर आलोचना की, और अमेरिका ने अभी उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के सैंक्शंस लगा दिया है। ईरान के साथ, जिसके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि यदि आप ईरान से बहुत बड़े संबंध अगर बेहतर करने की तरफ या बड़े विस्तार की तरफ जाएंगे तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो पाकिस्तान हर तरफ से जो है मार खा रहा है, हर तरफ से उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को सिर्फ भारत विरोध दिखाई देता है, उनको सिर्फ कश्मीर दिखाई देता है। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर के संदर्भ में अगर कोई एक मुद्दा बचा हुआ है तो वो ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो कब खत्म होगा, और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय कब होगा, सिर्फ इसी पर बातचीत हो सकती है। शेष जो अन्य मामले हैं वो भारत का आंतरिक मामला है।
ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी टेरिटरी है, जिसमें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न अंग है ठीक है। और भारत उस पर भी अपना ज्यूरिडिक्शन एक समय पर हासिल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जम्मू एंड कश्मीर जो है उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान इसको बचा नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा कि वो इस रियलिटीज को समझें और अपने विकास पर ध्यान दें, अपनी समस्याओं पर ध्यान दें, अपनी आवाम की जो भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी जो है उसके ऊपर ध्यान दें, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। भारत विरोध जब तक पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान ऐसे ही रसातल में जाता रहेगा। ठीक है हिमांशु जी, इस पर मैं आपका भी क्योंकि जिन बातों का जिक्र संजीव जी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ अपनी तमाम जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो खामियां हैं पाकिस्तान में, जहां पर भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, खाने खाने को मोहताज हैं, इन तमाम चीज़ों को छिपाने के लिए कश्मीर का राग अलाप देता है। और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ईरान और पाकिस्तान इसी साल, आपको स्टार्टिंग में याद होगा 2024 में ही जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान के बीच एक दूसरे के इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई, ऐसे में ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ ये जो आज बातचीत हुई है, इसका एजेंडा आपको क्या लग रहा है? क्या एजेंडा होगा? क्या एक बार फिर से जो एयर स्ट्राइक हुई थी दोनों देशों के बीच में, एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक की गई थी, उसको सुधारने की कोशिश है? ओके, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ आपको। शुरुआत ऐसे करेंगे, ये वही प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, जो कुछ समय पहले कहा करते थे, मैं जहां भी जाता हूं लोग समझ जाते हैं कि कटोरा लेके मांगने आ गया। तो ये उस देश के मुख्य बड़ा प्रधान है जिसे हम कटोरस्तान कहेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, कटोरस्तान है। और यहाँ पर पिछले 4 महीने के अंदर दो इस्लामी मुल्कों ने उनको लताड़ दिया है। पहले सऊदी अरेबिया में ये भाई साहब गए थे वहां कुछ बीन पालने, शहबाज शरीफ वहां गए थे और उसके बाद सऊदी लोगों ने कहा कि हम तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन बनाएंगे, और जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर उनको बहुत सीधा सीधा कहा गया कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत का मसला है, उसे आप निपटाइए। और आज तो कश्मीर के अंदर यूएई की बड़ी इन्वेस्टमेंट आके पड़ी है। उससे आगे चले हम तो क्या रहा है एक्चुअल देखिए, हम सारी राजनीति की जियोपॉलिटिकल बातें काफी की गई, मगर मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर वो ये दिख रहा है कि भारत और ईरान के संबंध सालों पुराने संबंध है और म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर है। देखिए, जब हम अफगानिस्तान को ह्यूमन एड भेज रहे थे, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन देने को मना कर दिया कि हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। कहाँ से गया वो? चाबार पोर्ट से। आज चाबार पोर्ट एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी। हमारे विदेश प्रधान, मैं एक के बाद एक आपको किससे बताना चाहूंगा, हमारे विदेश प्रधान जयशंकर जी ईरान जाके आए और उसके 3 दिन के अंदर, देखिए पाकिस्तान तो ऐसा कहते हैं कि जयशंकर ने ईरान को बोला तो ईरान ने हम पे स्ट्राइक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो वहां गए थे, वो टेंशन्स को डिफ्यूज करने गए थे। हमास का इजराइल के ऊपर स्ट्राइक होता है तो भारत सरकार का सबसे पहले स्टेटमेंट आता है, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। सुनिएगा बराबर। और हम वो भी कहते हैं, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन वो भी कहते हैं कि पैलेस्टाइन के लिए एड जो भी है वो दी जाएगी। तो एक तरह से हम देखें तो भारत की विदेश नीति आजकल चौतरफा फैली हुई है। विश्व मित्र बन रहे हैं, जैसे हमारे नरेंद्र भाई ने खुद कहा है कि हम विश्व मित्र बन रहे हैं। उसी की वजह से शायद यूएई में टेंपल भी होता है, और साथ में चाबार में हम अफगानिस्तान को लेके आते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट डाले चाबार को। तो ये भी होता है। अभी ऐसे के अंदर पाकिस्तान ईरान की जो पाइपलाइन है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक कभी तवज्जो नहीं दी, ये तो ईरान ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम आपको आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे।
और आपको इतने पैसे भरवाएंगे, तब जाके 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन को ये लोग 80 किलोमीटर में बना के छोड़ देना चाहते हैं। हकीकत ये है। तो ये जब हम देखेंगे ये सब बातों को, और दूसरी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। एक जमाना था 1947 के बाद पाकिस्तान हमेशा अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशन का, अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा लेके हर एक से पैसे ऐंठता रहा, और उनकी इकोनॉमी कभी डेवलप ही नहीं हुई। लोगों के दिए हुए पैसों से वो लोग जीते रहे। कभी यूएई दे देता था, कभी सऊदी अरेबिया दे देता था, कभी अमेरिका दे देता था, यही चलता रहा। मगर अब ये स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर के विध्वंसक तत्व, पाकिस्तान के लिए विध्वंसक, टीटीपी को बोलो, आप बलोच आर्मी को बोलो, पाकिस्तान के लिए तो खतरा ही है। वो कभी उनको तोड़ देंगे, हमें नहीं पता। दूसरी तरफ ये लोग चाइना के साथ में BRI बनाने जा रहे थे, बनाया कुछ नहीं, चाइना के पैसे खा गए और अब चाइनीज सोल्जर्स को मारने लगे। तो चाइनीज बेचारे डर के भाग रहे, क्योंकि ये जाके फिर से अमेरिका के पास जाके बैठ गए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और खास करके बलोचिस्तान के अंदर आज बहुत सी सत्ताओं की नजर है। अमेरिका अपने 2 एयरबेस बनाना चाहता है। एक पर तो ऐसी भी खबर है कि एक पर से तो अभी ड्रोन्स फ्लाई भी कर रहे हैं। अमेरिका वहां आना चाहता है। ईरान के बाजू में भी ये पड़ता है प्रदेश, तो ईरान को भी ये नहीं परवड़ेगा कि अमेरिका उनके बाजू में आके बैठेगा। चाइनीज इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो ग्वादर को छोड़ेंगे नहीं लास्ट मोमेंट तक। होगा क्या? पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ऐसा बोले कि कश्मीर के लिए ईरान हमारी सहायता करे, ये तो होगा नहीं ना, क्योंकि लोगों को पता है ये भिखारी हो चुके हैं, इनका कुछ बचा नहीं है। ठीक है इनके सुरेन जी, परमाणु क्योंकि हथियार भी कहाँ है? जिन बातों का जिक्र जो है वो हिमांशु जी की तरफ से किया गया, इसके साथ साथ मैं जरा ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान खुद तमाम मुसीबतों से घिरा हुआ है, वो बात कश्मीर की कर रहा है। कश्मीर वो राज्य जहां पर हम देख रहे हैं पिछले साल अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, सबसे ज्यादा वहां पर विकास हो रहा है, अब सबसे ज्यादा युवा जो है वो वहां पर रोजगार कर रहा है। ऐसे में जो दूसरी तरफ खबरें सामने आ रही हैं, जो ईरान और हम इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो तनातनी दोनों देशों के बीच महसूस की जा रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? ये फिक्स मैच है। मैं सीधा बताऊंगा, ईरान इजराइल का ये फिक्स मैच हुआ है। दोनों ने एक राउंड कर लिया, बस अभी शांत हो जाएगा। अभी ये ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, इस पर सुरेन जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं फुली एग्री करता हूं कि ये इसमें भी था, और जब कासिम सुलेमानी के बाद भी था। ये फिक्स मैच होता है, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी में वो कहते हैं कि हमें फेस सेवर दो, नहीं तो हमारी अपनी कंट्री में म्यूटनी हो जाएगी। तो ये फिक्स मैचेस है। पर भट्ट साहब ने बोला कि वो कटोरा, एक्चुअली उसको पंजाबी में वहां कशकोल कहते हैं, तो उनकी कशकोल डेमोक्रेसी के उनकी कशकोल इकोनॉमी है कि वो जब जाते हैं वो कटोरा लेके जाते हैं, और वो खुद ही उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी शक्ल देख के वो कहते हैं फिर आ गया पैसे मांगने। मतलब मेरी फीलिंग है कि मथूट गोल्ड के पास पाकिस्तान से ज्यादा गोल्ड होगा, और महाराष्ट्र का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, समय की कमी है सुरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में कश्मीर के मामले को लेकर मुख्य